बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र के 4 बजे हैं। गुलिस्तान स्टेट से बराह रास्त आज श्रीनगर स्टेट से आप बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बांडीपोरा के हवाले से। बांडीपोरा में मारकाराई सुबह से चल रही है। वहां पे खबरें आ रही हैं कि 2 जो मिलिटेंट हैं वो जाम बाक हो चुके हैं। उसके साथ साथ 3 फौजी एहलकार के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। बांडीपोरा के जंगली इलाके में सुबह से ही मारकाराई चल रही है। वहां पे फौज और पुलिस सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को, जंगलात को घेरे में लिया है। उसके बाद वहां पे गोलियों का तबादला हुआ और तबादले में अभी तक 2 मिलिटेंट्स के जाम बाक होने की खबर आ रही है। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी ज़हूर भट्ट। बाबा का एरिया और इसमें जो टाइम भी लग सकता है इनकाउंटर में। सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 3 से 4 मिलिटेंट्स जो हैं इस इलाके में छुपे बैठे हैं और इनको जो है सर्च करने की कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो देखने को मिल रहा है, सिक्योरिटी फोर्स इलाके को जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि 3 जो है इसमें जो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वो जख्मी हुए, जिसमें एक की हालत थोड़ा गंभीर बताई थी। उसको 92 पेश श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और उसका वो यहाँ पे जेर इलाज है। अभी तो यहाँ पे जो है हालात अभी नॉर्मल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्स को मजीद बुलाया गया है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट को आगे मजीद बुलाया गया है। और बीच बीच में यहाँ पे मिलिटेंट जो गोलियों का तबादला वो दोनों अतराफ से देखने को मिल रहा है। और अभी जो मजीद तफसीलात है उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज के लिए सुमलर बांडीपोरा से। चलिए, हमारे साथी ज़हूर भट्ट तफसीलात दे रहे थे बांडीपोरा के एनकाउंटर के हवाले से। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कोविड-19 की 3rd लहर के हवाले से। 3rd लहर की बातें कही जा रही है कि अगस्त के महीने से 3rd जो लहर है कोविड-19 की देखी जा सकती है। और माहिरीन ने इंकिशाफ किया है कि अगस्त या सितंबर में ये जो लहर है ये देखने को मिलेगी और इसका असर जो है ज्यादातर बच्चों पे देखा जाएगा। जिस तरह माहिरीन या साइंस एक्सपर्ट्स बात करें कि अब नौजवान, पहले बुजुर्ग, नौजवान और अब बच्चे जो हैं वो इसमें मुब्तला हो सकते हैं। तो इस 3rd लहर के हवाले से अगर बात करें तो अमली तौर पर क्या कुछ हिकमत अमली जो है वो चल रही है, सरकार की तरफ से क्या कुछ एहतियाती तदाबीर उठाने की बातें कही जा रही है। क्योंकि सरकारी सतह पे बात करें तो इसको रोकने के लिए जो काम होना चाहिए था जमीनी सतह पे वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि अनलॉक के बीच में हम देख रहे हैं कि जो वायलेंस हो रही है, लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस कहीं देखी नहीं जा रही है। तो क्या इन चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि हम 3rd वेव में ज्यादा जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हम इसको अपने आप से दूर रख सकते हैं, अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं? डॉक्टर निसार हसन, डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पे मौजूद है। इनसे ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे 3rd वेव के हवाले से। डॉक्टर साहब, खैर वक्त है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूंगा कि 3rd वेव की बातें की जा रही है कि अब 3rd वेव जो है वो अगस्त के महीने से आ सकती है। और बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों को ज्यादातर ये जो है अपनी लपेट में ले सकती है, ज्यादातर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या कोई तहकीक इस वाले से हुई है अभी तक? क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि जो बच्चों में कुछ जो मुल्क की रियासतों में बच्चे पहले ही इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उनमें एंटीबॉडीज भी पाई गई है, वो रिकवर भी हुए हैं। मगर यहाँ एक्सपर्ट्स की बात करें तो तीसरी लहर को लेकर बच्चों की बात कही जा रही है। रूप साहब, हमने पहले भी 3rd वेव के हवाले से बात की। हमने इससे पहले भी हमने बच्चों के हवाले से भी बात की थी कि 3rd वेव में बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो खदशात जाहिर किए गए हैं कि शायद 3rd वेव अगर जो पॉसिबल है, प्रेडिक्टेड है, अगर वो आ गई तो बच्चों में ये ज्यादा असर करेगा। लेकिन जो हाल ही में रिसेंटली 2 जो तहकीक हुई, स्टडीज हुई, एक तो एम्स की तरफ से न्यू दिल्ली, दूसरी जो तहकीक है जो पीजीआई चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ की तरफ से, उन दोनों स्टडीज में ये देखा गया कि बच्चों में जो है खासा प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन, एक स्टडी में पीजीआई चंडीगढ़ में लगभग 70% ऑफ द चिल्ड्रन में ये पाया गया कि उनमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी है। सो उससे ये हमको पता चलता है एंटीबॉडीज से कि बच्चों में जो है बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं 2nd वेव में और उनमें एंटीबॉडीज आ गई है। और एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि उनमें नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, क्योंकि बच्चों के हवाले से अभी वैक्सीन नहीं है। एंटीबॉडी जब आ गई बच्चों में तो दैट मीन्स दे आर इम्यून, दे आर नेचुरली इम्यून फॉर द 2nd
इन्फेक्शन। और ये जो चीज है बहुत सारे बच्चों में देखा गया, मोस्टली जो बच्चे, पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि उनके बच्चे शायद इन्फेक्ट हुए हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज जो चिल्ड्रन थे इनमें ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ देम वर एसिम्प्टोमेटिक जब सेकेंड वेव में थी, और तब भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि बच्चों में ये जो है कोविड-19 के हवाले से जो हमने पहले भी देखा था कि इनमें जो है कोविड-19 बिल्कुल माइल्डली आता है, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट इवन नो इट कि उनमें कोविड आ गया। सो दिस इज अ बिग रिलीफ फॉर पेरेंट्स हु वर वरीड कि अगर थर्ड वेव आ गई तो बच्चों व्हाट टू डू, क्योंकि बच्चों में जो है प्रेडिक्शन अप्रहेंशंस थे, उनको एक्सपर्ट्स की तरफ से अप्रहेंशंस थी कि बच्चों में जो है काफी ज्यादा ये हावी होगा थर्ड वेव। सो दीज टू स्टडीज जो है, जिनमें जो एम्स और एक और स्टडी भी है पुणे के हवाले से, उसमें भी 70% जो बच्चे हैं उनमें नेचुरल इम्यूनिटी पाई गई है। सो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां आप माहिरीन की बात करें, एक्सपर्ट्स की बात करें, हम कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव आ सकती है ये बच्चों को लेकर आ सकते हैं, बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, मगर बच्चे जो है वही वैक्सीनेशन प्रोसेस से दूर है। तो हम क्या कहेंगे तैयारी को लेकर कि हम थर्ड वेव के खिलाफ किस तरह तैयारी कर रहे हैं, कि अगर हमें बच्चों को इस वेव से दूर रखना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा पहले से ही? देखो, एक तैयारी जो है, हम ये जो डाटा है बाहर का, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस डाटा, हमें अपना डाटा होना चाहिए कश्मीर के हवाले से। एक बड़ी जो स्टडी है वो हाल ही में जो है कंप्लीट हुई है, जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व किए गए, इंक्लूड किए गए उस स्टडी में, कि जिस स्टडी में बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी है वो, उसमें ये बेसिकली एंटीबॉडीज के हवाले से वो स्टडीज है दैट हैज कंप्लीटेड, उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है। लेकिन जो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इंक्लूजन है दैट इज फ्रॉम 7 to 17। लेकिन मेरा ये मानना है एज एन एक्सपर्ट कि बच्चों में जो है वी शुड स्टडी द चिल्ड्रन एंटीबॉडीज फ्रॉम 0 to 17, ताकि हमें ये पता चले कि कितनी मकदार में जो है हमारे बच्चे भी, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द स्टडी ऑफ जो बाहर की है, ताकि हम कश्मीर के हवाले से ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे भी बच्चों में एंटीबॉडीज आ गई है, क्या यहाँ पे भी बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है। और जो सैंपल साइज जो है हमने यहाँ पे 40 जो है 7 to 11 में लिया, और 12 to जो 17 एज ग्रुप है उसमें 80 पर डिस्ट्रिक्ट लिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सैंपल साइज भी बेसिकली इंक्रीज करना है। और जब ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, विच हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर थोड़ा सा और सैंपल करेंगे तो ताकि हमको ये आइडिया मिले इस स्टडी के बाद कि जो बच्चों के हवाले से क्या नेचुरल इम्यूनिटी उसी तरह हमारे बच्चों में भी आ गई है जिस तरह नेशनल लेवल पे आ गई है, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन बेसिकली डू पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। तो लेकिन बट दैट डज नॉट मीन कि अगर ये दिस इज अ गुड थिंग, गुड न्यूज कि बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है, सो इट डिसमिसेस द क्लेम कि बच्चों में थर्ड वेव ज्यादा आएगी। आई थिंक जो थर्ड वेव भी जो होगी दैट विल बी ड्रिवन बाय अनवैक्सीनेटेड अडल्ट्स, नॉट बाय चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों में जो है इन्फेक्शन कोविड के हवाले से बिल्कुल माइल्ड होती है, एंड बच्चों में जो है बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होती है, जो हमने फर्स्ट वेव में भी देखा है, सेकेंड वेव में। और इस स्टडी के बाद हमें ये वी आर फर्म इन दिस प्रूव्स कि बच्चों में जो है थर्ड वेव ज्यादा असर नहीं करेगी। लेकिन तब भी अगर खुदा न करे कोई वेरिएंट आ गया, म्यूटेंट आ गया जो इवेड करेगा इम्यूनिटी, जो ज्यादा घातक हो जाएगा, दैट टाइम वी नेवर नो हाउ इट विल बिहेव इन द चिल्ड्रन ऑल्सो। इसीलिए तैयारी हमको रखनी है, तैयारी इस लिहाज से क्योंकि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो डॉक्टर निसारुल हसन से बात कोविड-19 के हवाले से हो रही थी, वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से हो रही थी, क्योंकि थर्ड वेव के हवाले से बात चल रही है और थर्ड वेव जो है वो अगस्त के महीने से आ सकती है। तो डॉक्टर निसारुल हसन से हम कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बच्चों को लेकर बात करें तो वैक्सीनेशन जो है वो अभी बच्चों को नहीं दिया गया है। तो सरकार इस हवाले से किस तरह की तैयारी करी है? डॉक्टर साहब, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? चलिए नाज़रीन, बात कोविड-19 की ही चल रही है और कोविड-19 के हवाले से इंतजामात के हवाले से भी बात हो रही है। आज सनीचर है, यानी आज वीकेंड लॉकडाउन है और शहरी श्रीनगर में आज वीकेंड लॉकडाउन जो है
वो नाफिजुल अमल है। आज और कल वीकेंड लॉकडाउन रहता है, तो क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से होती है? क्या वीकेंड लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल तौर से होता है? तो इस हवाले से हम जानना चाहेंगे, आप अपने साथी इरफान फाजिल के साथ भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन आज है श्रीनगर में, क्या कुछ किस तरह का लॉकडाउन पाया जा रहा है? क्या दुकानें बंद है? क्या सड़कों पे ट्रांसपोर्ट चल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि काफी ज्यादा जो वायलेशन हो रही है, क्योंकि लोग जो है शायद भूल चुके हैं कोविड-19 को, क्योंकि अब लोग जो है मास्क का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम घर की बात करें, बाहर बाजारों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, हर एक जगह पे सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि अब जो है लोग जो है वो शायद इस कोविड-19 को भूल चुके हैं। आज वीकेंड लॉकडाउन है, सिचुएशन क्या कुछ शहरी श्रीनगर की है? हमारे साथी इरफान फाजिल बराह रास्त जुड़े हैं शहरी श्रीनगर से, लालचौक से, इनसे ही सूरत हाल जानना चाहेंगे। इरफान, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं जानना चाहूंगा, आज वीकेंड लॉकडाउन है, सरकार की तरफ से आज नाफिजुल अमल रहता है, आज रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, आज दुकानें बंद रहती है, तो अभी क्या सिचुएशन आप पा रहे हैं शहरी श्रीनगर की, लालचौक की? बहुत बहुत शुक्रिया गौर। बात अगर करें रूप साहब, जिस तरीके से आपने लॉकडाउन को लेकर बात की है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा वाइड फ्रेम अगर दिखाया जाए और साथ ही साथ दिखाया जाए कि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ लाल चौक में, जो कि सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी है। जबकि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन जो है मुकम्मल तौर पर अपनाया जा रहा है, क्योंकि दुकानें बंद पड़ी है और साथ साथ में दूर दूर तक कोई बिजनेस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों की पे उसकी आवाजाही जो है वो दिखाई दे रही है। मगर इस बीच अगर बात करें हम, जिस तरीके से कल एलजी साहब ने स्पेशल एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ एसपीओ को बुलाया गया और उसके बाद कोविड की सिचुएशन के बारे में बात की गई, क्योंकि अगर देखा जाए मुकम्मल तौर पर कश्मीर में इस वक्त सारे अजला जो है वो ग्रीन जोन में तब्दील हो गए और वहां पर वीकेंड लॉकडाउन हटा दिया गया है। वाहिद शहर श्रीनगर का एक इस वक्त श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, यही वीकेंड लॉकडाउन में है और इस वीकेंड लॉकडाउन का रीजन यही है कि अभी भी कोविड के केसेस यहाँ आ रहे हैं और इस बीच कुछ अमवात भी हो रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की गई है कि एडिशनल पॉपुलेशन तकरीबन 15 लाख के करीब जो है विद इन अ वीक्स टाइम जो है वैक्सीनेशन को अमल में लाया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में हम थर्ड वेव के साथ भी मुकाबला कर सके। इरफान, आप लालचौक में हैं, जरा नाज़रीन तक तस्वीरें पहुंचाए लालचौक की, किस तरह की सूरत हाल बनी है लालचौक में वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से, और खासकर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का यह फैसला आया था कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या ऐसा कुछ आपने पाया शहर श्रीनगर में कहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? रूफ, आपकी बात को जरूर कंटिन्यू करूंगा, मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। कश्मीर रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई थी, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी कि वीकेंड लॉकडाउन में जो खास तौर पर सैटरडे संडे उनका बिजनेस हिट होता है वो काफी ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यानी उनका मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए, जबकि सारे अजलाओं में वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, तो इसका असर जो है खास तौर पर ताजिर बरादरियों को भी भुगतना पड़ रहा है। उनका मानना है कि सैटरडे संडे ही बिजनेस करने के लिए एक अच्छे दिन होते हैं, जबकि इस वक्त मामला थम भी रहा है। मगर इस बात को लेकर जब वीकेंड लॉकडाउन अपनाया जा रहा है वहां पर नाराजगी भी जताई जा रही है केआरए की तरफ से, जो कि कश्मीर रिटेलर एसोसिएशन है, उनकी तरफ से नाराजगी भी जताई जा रही है कि आखिरकार सैटरडे संडे दुकानें अगर बंद रहेगी तो वह कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। फिलहाल अपने विजुअल्स को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर देखा जाए ये लाल चौक के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़कों पर किस तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही चल रही है, लोग सड़कों पर चल रहे हैं। मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदाउट मास्क यानी वायलेशंस को लेकर अगर देखा जाए एसओपीज को मुकम्मल तौर पे नहीं अमलाया जा रहा है, क्योंकि कई लोग शायद अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोविड है और कोविड के साथ साथ मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इरफान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। आपने जो विजुअल्स अभी दिखाए नाजरीन तक पहुंचाए, उसमें साफ दिख रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पे रवा दवा है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। तो फिर लॉकडाउन किस चीज का? क्या सिर्फ दुकानें बंद रखना ही लॉकडाउन है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जा रहा है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जाएगा और सिर्फ दुकानें या मार्केट या बाकी चीजों को बंद रखा जाएगा?
मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी मैंने इस बात को दोहराया और फिर से दोहराना चाहूंगा, लॉकडाउन को लेकर वीकेंड लॉकडाउन यानी दुकानें बंद रहेगी, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, मगर दुकानदारों यानी कश्मीर रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से भी नाराजगी जो है जमीनी स्तर पर खूब जताई जा रही है। उनका मानना है कि सैटरडे संडे अगर वीकेंड लॉकडाउन है तो बिजनेस जो है उनका काफी बैडली हिट हो रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे ही है जहां वो काम को अमला सकते हैं, कामकाज को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने सर्वाइव किया है और कैसे वो आने वाले टाइम में इसको पूरा करेंगे, क्योंकि उनके बैंक के कर्जे हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है जमीनी स्तर पर लॉकडाउन का मतलब यही है कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट तो चल रहा है मगर दुकानें बंद पड़ी है। अगर वीकेंड लॉकडाउन है तो वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सारी चीजों पर रोक क्यों नहीं है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी क्यों नहीं है, क्या ये दुकानदारों पर ही हथौड़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इरफान, आखिर में जरा जल्दी से ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल फैसला लिया था कि जो लोग बिना मास्क के चलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कोई अमला आपने देखा सड़कों पे या जो गाड़ियों को चेक करता हो कि वहां पे लोगों ने मास्क पहना या नहीं पहना है? कोई जो सरकारी मशीनरी इस पे काम कर रही थी आज लाल चौक में? रूप, मैं थोड़ा सा अपने कैमरा को पैन करूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा। ये घंटाघर है, लाल चौक टावर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और नाजरीन भी देख सकते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जो कि ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। सड़क पर कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई एनफोर्समेंट विंग नहीं है जो मुकम्मल तौर पर चालान करती, लोगों को समझाती। इस तरह की कोई भी टीम जो है सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है और कहीं ऐसी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन, हमारे साथी इरफान फाजिल आप तक शहरी श्रीनगर की सूरत हाल पहुंचा रहे थे लॉकडाउन के हवाले से। सरकार का जो फैसला, लॉकडाउन जो रहता है 2 दिन श्रीनगर में, मगर सूरत हाल जो है वो काफी कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है, क्योंकि जो सरकारी तौर पर जो वादे किए जाते हैं उन वादों को फिर जमीनी सतह पे अमलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये भी फैसला कि जो लोग बिना मास्क के चलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपने ये देखा कि लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैन एंड मशीनरी जो सरकारी सतह पे, जमीनी सतह पे होनी चाहिए थी, वो कहीं दिख नहीं रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सरकारी हुक्मनामे के हवाले से। सरकार ने कुछ जो पेड़ पौधे हैं, दरख्त है, उनके खिलाफ एक कानून जो है नाफिजुल अमल है। मतलब देवदार के दरख्त की हम बात करें, चिनार के दरख्त की बात करें, अगर किसी जगह इनको काटना भी हो या शाख तराशी करनी हो तो बाज़ाब्ता तौर पर सरकार से जो है उसके हवाले से ऑर्डर लाना पड़ता है। सरकार को पहले इस हवाले से जानकारी देनी पड़ती है। सरकारी स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल पटन है, वहां के अमला जो है या वहां के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने जो सरकार स्कूल के अहाते में जो चिनार के दरख्त हैं उनकी शाख तराशी की है और बिना इजाजत के, मतलब वहां की जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे इजाजत नहीं ली गई है। जब मामला मीडिया की नोट्स में आया, लोगों की नोट्स में आया, तो कोशिश की गई कि वहां के जो आला हुकाम है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। और एसडीएम पटन से हमारे साथी राही निसार ने ये मामला जानना चाहा कि विदाउट परमिशन कैसे इन चिनार के दरख्त की कटाई क्यों की गई है। एसडीएम पटन इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। The law will follow and जो भी course of action under Specific Trees Act या Royal Trees Act है वो हम लोग definitely initiate करेंगे and besides I will definitely take up the matter with him and I will seek an explanation कि अभी without permission जो है वो कैसे उन्होंने काटी। and मैं यहाँ पे ये भी गुजारिश करूंगा लोगों से कि there is a proper procedure। जब हम लोग walnut trees या चिनार के दरख्त काटते हैं there is a proper procedure। अगर सही मायने में उनको वहां पे तकलीफ होती हो या जो 133 में आता है या रॉयल ट्रीज एक्ट में आता है, हम लोग उनको स्पीड अप करा के प्रोसेस करके वो जो चिनार के शाख तराशी है या बाकी वॉलनट के पेड़ है उनको हम लोग उनको इजाजत देंगे। लेकिन खुद से ये काट के आप कानून को हाथ में ना लें। इस ऑफिस को अप्रोच करें, तहसीलदार साहब को अप्रोच करें एंड प्रॉपर परमिशन लेके जो है ये चीजें करें। एंड रिगार्डिंग दिस केस मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी इलीगल काम अगर हुआ है वहां पे आई विल सेंड ए टीम देयर ऑन स्पॉट। फ्रॉम हेयर अभी तक यहां से कोई ऑर्डर उसमें नहीं आया है, कोई परमिशन नहीं मिला है, तो मैं टीम को वहां पे भेजूंगा जितना भी असेसमेंट करके जो होगा। एसडीएम पटन बात कर रहे थे, सरकार से कोई इजाजतनामा तलब नहीं किया गया है। अब जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी गई है जिसकी सदारत तहसीलदार पटन करेंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये काम अंजाम दिए हैं। नाज़रीन, आप
स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू के हवाले से। जम्मू एयरपोर्ट से अब शाबाना परवाजें जो हैं वो अब जाया करेगी और बाज़ार तौर पर इसका इफ्तिदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। एक बेहतरीन कदम है जम्मू कश्मीर के हवाले से। मगर अगर वादी की बात करें, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, कई साल से यह प्रोसेस यहां पे जारी है कि अब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जो परवाजें हैं, रात की परवाजें, वो उड़ा करेंगी। मगर आज तक अभी ये प्रोसेस श्रीनगर में शुरू नहीं किया गया। अगर यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स है, यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से या रियासत की मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे टूरिस्ट भी आया करते हैं, तो एक बेहतरीन कदम था। और साल भर से यही हम सुनते आ रहे हैं, देखते कि इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है श्रीनगर के हवाले से। यहाँ के जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनका यह कहना है कि अब यहां से भी रात की परवाजों को शुरू करना चाहिए। हमारे साथी फिरदौस अहमद के साथ कई लोगों ने बात की इस हवाले से कि जम्मू में अगर परवाजें शुरू की गई है, रात की परवाजें, नाइट फ्लाइट्स, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? यहां पे भी अब नाइट फ्लाइट जो है शुरू कर देनी चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जो इस बिजनेस के साथ मुंसलिक लोग हैं, हम उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हम दरखास्त करते हैं सबसे कि श्रीनगर में जल्द से जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू किया जाए। नाइट फ्लाइट, जो मिड नाइट फ्लाइट है, वो भी यहाँ पे हो। हमारे टैक्सी वाले भाई हैं, हमारे जो टूरिस्ट को घुमाते फिराते यहाँ पे गाइड है, उन सबको सपोर्ट मिलेगा। इससे फ्लो ज्यादा होगा और यहाँ पे काम जो 2-3 साल से बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, वो भी काफी चल पड़ेगा। अच्छी बात है, जम्मू में स्टार्ट हुआ, ये कंटिन्यू वहाँ पे भी रहना चाहिए। जैसे हमारी, मैंने आपको बोला कि गोयर की यहाँ पे ट्रायल बेसिस हुई थी, फिर बंद हुई थी, तो जम्मू में स्टार्ट हुआ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ हमें भी नजरअंदाज नहीं किया जाए, यहाँ पे भी ये स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी अशद जरूरत है यहाँ पे। अगर श्रीनगर में नाइट, देखिए, मैंने पहले भी बोला, ये जो जितने आपके पास ये सर्विसेज होंगी, मतलब लेट सर्विसेज जो होंगी, यू विल बी बेनिफिटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग बाहर जो है वो वीकेंड टूरिज्म पे जाते हैं, फिर उनको मंडे ऑफिस ज्वाइन करना होता है, वो उसमें बढ़ावा मिल सकता है। जो बाकी हमारा रेगुलर टूरिज्म है, उसमें बढ़ावा मिल सकता है। टूरिज्म, मेरे को लगता है इससे फायदा। जम्मू से नाइट परवाजों का जो अमल है वो शुरू किया गया है। खैर मकदम करते हैं यहाँ के लोग, उसका, यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है जो इससे मुंसलिक है। मगर कश्मीर में भी यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इस प्रोसेस को जल्द से शुरू करना चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मच्छिंदर चौकीबल के हवाले से। कुपवारा का इलाका, आपको याद होगा कुछ दिन पहले वहां पे 2 लोगों की नाले में, जो वो नाले में गिरे थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। नाला कमल का ये कमल है ये, जहां पे 2 अफराद की जान चली गई थी। एक औरत और एक मर्द जो इस नाले को पार कर रहे थे और उसकी वजह से वो फिसलन की वजह से वो नाले में डूब गए और उनकी जान चली गई है। उसके बाद लोगों ने इल्जाम जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाया कि इस नाले पे आज तक ब्रिज तामीर नहीं किया गया। आज बाज़ार तौर पर इस इलाके का, इस नाले का और वो जो मरहूम हैं उनके घर तक पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो कुपवारा है, इनामुद्दीन साहब। उन्होंने वहां का दौरा किया और सूरत हाल भी देख ली कि वहां पे ब्रिज क्यों नहीं बना आज तक, और जो इस नाले में डूबकर लोग मरे उनके लवाकिन के साथ भी वो बैठे, उनके साथ बात की और उनकी दाद बनाई। उसके बाद मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मीटर आगे जो है बाज़ाब्ता जेकेपीसी एक ब्रिज बना रहे हैं। बाज़ाब्ता वो रोड का ब्रिज है जहां से बाज़ाब्ता गाड़ियां क्रॉस होंगी, लेकिन उस जगह पे अभी टेम्परेरी जो है वहां पे फुट ब्रिज जो है बनाया गया है। वो एक सुविधा है, अल्टरनेट सुविधा अवेलेबल है लोगों के पास। और जहां पे यह हादसा हुआ है वहां एक लॉग लोकल लेवल पे लोगों ने लगाया हुआ है, टेम्परेरी क्रॉसिंग है। जहां तक मैंने आज वहां पे लोकल लोगों से इंक्वायर किया, उस लेडी ने पहले ही इनकार किया था कि मुझे इस लाग से क्रॉसिंग नहीं हो सकती है क्योंकि मुझे चक्कर आता है। लेकिन चूंकि वहां पे एक नौजवान खड़ा था, उसने कहा नहीं मैं आपकी हेल्प करूंगा, और वो हेल्प करते करते जो है अपनी मदद करते करते वो कामयाब नहीं रहा, और वो जो ही सेंटर में पहुंचे उस लेडी को फिर से चक्कर आ गया और वो थोड़ा सा वाइब्रेशन भी हो गई उस लॉग में, तो जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। ये बहुत ही दिलदोज और अफसोसनाक वाक़ा है। हम चाहेंगे कि लोगों को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर अल्टरनेट उनके पास अवेलेबल था, बेशक दूर था, 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर। चलिए, डीसी कुपवारा बात कर रहे थे इस हादसे के हवाले से कि उनके पास अल्टरनेट अवेलेबल है, बेशक वो दूर है मगर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये डीसी कुपवारा बात कर रहे थे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में जरा बात करेंगे जल शक्ति महकमे के हवाले से। आए रोज लोग एहतजाज करते हैं इस महकमे के खिलाफ, क्योंकि पीने के पानी की मुश्किलात जो है वो वादी के बेशतर इलाकों में देखी जा रही है।
चंदरवारू उतरसू शांगस का इलाका है। यहाँ की आवाम भी पीने के पानी के हवाले से काफ़ी परेशान है और इलाके के लोगों ने आज एहतजाज किया, अनोखा एहतजाज किया और कहा कि सरकार ने, महकमे ने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में ये किस नदी से पानी जो है वो लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे कुछ साल पहले इस इलाके को मॉडल विलेज का दर्जा भी दिया गया है, मगर मॉडल विलेज की ये सूरत हाल है कि इलाके के लोग पीने के पानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। लोग इस हवाले से क्या कर रहे हैं, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन पर या महकमा जल शक्ति पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। जनाब रोजान मोतरस वन चंद्रवाड़न गवर्नमेंटस कोर्मुत इंसाफ मांगने कोशिश एप्लिकेशन त्रम 2 वरी है। नंबर आफ आबुक मसल जनाब 7 वरी मोट आब दितमुत। तम वक्त इंदिरा गांधी वजीर अजम तत पे वुच मे वजीर अजम नलक दितुक न पानी दितुक न कहीं। आब जल्द से जल्द स्कीम चलान यह से रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम शांग से बनियाम अत वस कम चालू ये वोतर से चंद्रवाड़नस नलक सप्लाई नौ टंकी गवर्नमेंटन गोथी प्रॉब्लम आब स्कीम चलान मगर आब कहीं चवान आब वनकस शेखपुर नश कल हुंद आब ये आज ब्रो 4 वरी बुकर वोल मरित तमक आब चवान वन गवर्नमेंटस अपील कि प्रोजेक्ट वनकस चलान यह जल्दी से जल्दी तैयार गन तमी सप्लाई ग जल्दी ये खास कर चंद्रवाड़नस थाना थाने पे बोन कुन बिल्कुल कहीं आब खानपुर आब तिमन नाग बाकी अपर सैलूस आब मगर अत आब क्या गवर्नमेंटस अपील खास कर गवर्नर साहब DC अनंतनाग इन मेहरबानी कर अपील कर कि बोजन सन फरियाद लिहाजा तुम वुचु ये कोता आवाम कठे गोमुत अमी खतर त्रेशीन दाद मरान अपील कर कि स्कीम जल्दी से जल्दी। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बेटा। हाँ पापा।